हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक। आज हम एनसीईआरटी के उस चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिससे आधी से ज्यादा मेडिकल एस्पिरेंट कम्युनिटी डरती है, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। लेकिन आज के बाद ये डर खत्म, प्रॉमिस। आज हम इसे ऐसे समझेंगे कि ये चैप्टर ना बिल्कुल मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही फीलिंग आती है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने कंफ्यूजिंग टर्म्स, मन करता है कि यार या तो रट्टा मार लो या फिर ये चैप्टर ही छोड़ दो। पर नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ते नहीं हैं। आज हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स को ट्रिक्स से याद करेंगे और इस रट्टाफिकेशन को हमेशा के लिए बाय बाय कह देंगे। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। पहले इस चैप्टर के डर की वजह समझेंगे, फिर क्लासिफिकेशन का फंडा क्लियर करेंगे, उसके बाद एलजे से दोस्ती करेंगे, उनकी रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज जानेंगे और आखिर में करेंगे एक सुपर फास्ट रिवीजन। रेडी हो? फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। ओके, तो इस कहानी की शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्लांट किंगडम का जो कॉम्पोजिशन है वो टाइम के साथ बदला है। सोचो, पहले ये एक बड़ा सा घर था जिसमें बहुत से लोग रहते थे, पर अब कुछ मेंबर्स को बाहर निकाल दिया गया है। चलो देखते हैं कौन है वो। देखो, जब आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो पूरा गेम ही बदल गया। फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा, जिनके पास सेल वॉल थी, उन्हें पहले प्लांट्स ही मानते थे, पर अब उनके किंगडम्स अलग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइनोबैक्टीरिया, जिससे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आर नॉट एल्गी एनी मोर, ये अब मोनेरा किंगडम में है। इस पॉइंट को दिमाग में ना परमानेंट मार्कर से लिख लो। अच्छा, अब इतने सारे प्लांट्स को ग्रुप कैसे करें? ये वैज्ञानिकों के लिए हैरी पॉटर के सॉर्टिंग हैट जैसा चैलेंज था। उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स ट्राई किए। चलो इन सिस्टम्स को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आया आर्टिफिशियल सिस्टम। ये ऐसा है जैसे किसी को सिर्फ उसकी प्रोफाइल पिक देखकर जज करना। बस ऊपर ऊपर के ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लिए, जैसे हैबिट, कलर, पत्तों का नंबर, और बस हो गया क्लासिफिकेशन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है नेचुरल सिस्टम, जो सिर्फ बाहरी फीचर्स नहीं बल्कि नेचुरल अफिनिटीज पर बेस्ड है। ये इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी सब कुछ कंसिडर करता है। मतलब ये प्रोफाइल पिक के साथ साथ पूरी पर्सनैलिटी देखता है। अब इस स्लाइड पर बिल्कुल लेजर फोकस। आर्टिफिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे पत्तों का शेप एनवायरनमेंट के साथ ना बहुत आसानी से चेंज हो सकते हैं, और यही पॉइंट नीट का फेवरेट एमसीक्यू है। चलो इन सिस्टम्स के डायरेक्टर्स को याद करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया लिनेयस ने, जो थोड़े सुपरफिशियल थे, बस बाहरी कैरेक्टर्स देखे। नेचुरल सिस्टम दिया जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने, जिन्होंने गहराई में जाकर प्लांट्स को समझा। और फिर आया आज का मॉडर्न सिस्टम, फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम आज का मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। बेसिकली ये सिस्टम डीएनए और फॉसिल्स की मदद से ये पता लगाता है कि कौन किसका रिश्तेदार है। ये अज्यूम करता है कि सेम टैक्सा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स कॉमन थे। सिंपल। चलो अब क्लासिफिकेशन से आगे बढ़कर प्लांट किंगडम के सबसे सिंपल मेंबर्स से मिलते हैं, हमारे एल्गे। ये दिखते सिंपल हैं, पर प्लैनेट अर्थ के असली हीरोज हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एल्गी क्या हैं? क्लोरोफिल बेयरिंग, सिंपल एंड थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब है कि इनकी बॉडी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती। ऑटोट्रोफिक हैं, यानी फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। ज्यादातर एक्वेटिक हैं, पर मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड पर भी मिल जाते हैं। और फन फैक्ट, ये फंगी के साथ लाइचेन बनाकर और स्लोथ बेयर की फर पर भी रहते हैं। एल्गे के फॉर्म और साइज में बहुत वेरिएशन है। कुछ कोलोनियल होते हैं जैसे वॉल्वॉक्स, कुछ धागे जैसे फिलामेंटस होते हैं जैसे उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, और कुछ तो इतने बड़े होते हैं मैसिव प्लांट बॉडीज बनाते हैं जैसे केल्प्स, जो समुद्र में 100 मीटर लंबे अंडर वाटर फॉरेस्ट बना देते हैं। सोचो। अब एक ऐसा फैक्ट आ रहा है जो नीट में डायरेक्ट पूछा जाता है। रेडी? प्लैनेट अर्थ पर टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का कितना % एलजी करते होंगे? गेस करो। द आंसर इज एट लीस्ट हाफ, यानी लगभग 50%। फोटोसिंथेसिस से अर्थ पर आधी ऑक्सीजन एलजी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लाइन। हा,
चलो अब देखते हैं एल्गी अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं। इनकी फैमिली प्लानिंग के 3 मेन तरीके हैं और तीनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। पहला है वेजिटेटिव, जिसमें बॉडी का एक टुकड़ा यानी फ्रैगमेंट टूटकर नया इंडिविजुअल बना देता है। दूसरा है एसेक्सुअल, जो अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स से होता है, जिनमें सबसे कॉमन है मोटाइल ज़ूस्पोर्स। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अटेंशन, आप जो स्क्रीन पर आने वाला है वो नीट के लिए प्योर गोल्ड है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल से मैच द कॉलम या डायरेक्ट एमसीक्यू बनना ऑलमोस्ट तय है, तो एकदम फोकस। ओके, इस टेबल को डीकोड करते हैं। इसोगैमस, इसो मतलब सेम, तो गैमीट्स साइज में सिमिलर होते हैं। ये मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। एनिसोगैमस, एनिसो मतलब डिफरेंट, तो गैमीट्स साइज में डिससिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल यूडोरिना। और ऊगैमस ये सबसे एडवांस्ड है। इसमें फीमेल गैमीट लार्ज और नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमीट स्मॉल और मोटाइल होता है। एग्जाम्पल्स वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑसम, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक सुपरफास्ट रिवीजन का, ताकि सारे हाई यील्ड पॉइंट्स दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। चलो करते हैं क्विक रिकैप। आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस, सिर्फ ऊपर ऊपर से। नेचुरल सिस्टम बेंथमैन होकर, अंदर और बाहर दोनों फीचर्स। फाइलोजेनेटिक, एवोल्यूशनरी रिश्तेदारी। एल्गे, थैलॉइड बॉडी, अपना खाना खुद बनाते हैं, ज्यादातर पानी में। और सबसे बड़ा पॉइंट, अर्थ का 50% CO2 फिक्सेशन एल्गे करते हैं। एग्जाम्पल्स याद नहीं होते? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रिक यूज करो। इसी उलो ने स्पायर किया, इसी से आइसोगैमस, उलो से उलोथ्रिक्स और स्पायर से स्पायरोगायरा। और दूसरा ओवॉल्व, फिकर नॉट, ओ से ऊगैमस, वॉल्व से वॉल्वॉक्स और फिकर से फ्यूकस। इजी पीजी। जाते जाते एक सिंपल सा सवाल, आज के टाइम में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है और क्यों? इसका आंसर आपको क्लासिफिकेशन का कोर कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रखा देगा। सोचना जरूर इसके बारे में। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे। देखा, सही अप्रोच से पढ़ो तो प्लांट किंगडम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी को अपना दोस्त बनाओ, कंसेप्ट्स को फील करो एंड यू विल रॉक इट। हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, क्या हालचाल? चाहे आप नीट, सीयूईटी या क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो, आज हम एल्गी टॉपिक को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन ऐसे डिकोड करेंगे कि एग्जाम में कोई सवाल छूट ही नहीं सकता। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम सीधे कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरने वाले हैं। अरे सच सच बताना, ये भारी भरकम नाम सुनकर दिमाग का प्रोसेसर हैंग हो जाता है ना। ऐसा लगता है यार ये तो चैप्टर स्किप करने वाला टॉपिक है। पर फिकर नॉट, आज के बाद ये नाम आपको दोस्तों जैसे लगेंगे, ये मेरा वादा है। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले एल्गी से मिलेंगे, फिर उनकी फैमिली बढ़ाने के तरीके यानी रिप्रोडक्शन को समझेंगे। उसके बाद एक एक करके तीनों गैंग्स ग्रीन, ब्राउन और रेड से दोस्ती करेंगे और आखिर में होगा एक अल्टीमेट एग्जाम शोडाउन, जिससे सब कुछ दिमाग में परमानेंट सेट हो जाए। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले एल्गे को एक हेलो बोलते हैं। ये एक्वाटिक वर्ल्ड यानी पानी की दुनिया के फाउंडेशन हैं, सबसे बेसिक प्लांट्स। देखते हैं एनसीईआरटी इनके बारे में क्या कहती है। तो ये एल्गे हैं कौन? एनसीईआरटी कहती है ये क्लोरोफिल वाले सिंपल थैलॉइड और ऑटोट्रॉफिक जीव हैं। रुको, थैलॉइड का मतलब क्या? बिल्कुल सिंपल, इनकी बॉडी में ट्रू रूट, स्टेम या लीव्स यानी असली जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ नहीं होता, बस एक थैले जैसी सिंपल बॉडी। ये अपना खाना खुद बनाते हैं और ज्यादातर पानी में रहते हैं, पर कभी-कभी नमी वाली जगहों जैसे पत्थर, मिट्टी पर भी उग जाते हैं। और तो और ये फंगी के साथ लाइकेन बनाकर और स्लॉथ बेयर के फर पर भी दोस्ती करके रहते हैं। अब इनकी फैमिली में साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वैरायटी है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ कोलोनियल होते हैं, जैसे लेफ्ट में वॉल्वॉक्स, जहां सब साथ मिलकर एक कॉलोनी में रहते हैं। कुछ फिलामेंटस मतलब धागे जैसे होते हैं, जैसे राइट में दिख रहा उलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। और कुछ तो इतने विशालकाय होते हैं जैसे केल्प्स, जो समुद्र में 100-100 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। सोचो जरा। चलो अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जहां से एग्जाम में सवाल पक्का आता है, रिप्रोडक्शन। मतलब एल्गी अपनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर हम इसे मक्खन जैसा क्लियर कर लेंगे।
एल्गी में 3 तरह से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव, जिसमें बॉडी का टुकड़ा टूटकर नया एल्गा बना लेता है, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। एसेक्सुअल, जो अलग अलग स्पोर से होता है, और सबसे कॉमन है फ्लैजेला वाले मोटाइल ज़ूस्पोर्स। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज का हॉटस्पॉट यही है। पहला टाइप है आइसोगैमी। देखो, आइसो का मतलब है सेम और गैमी मतलब फ्यूजन। तो इसमें फ्यूज होने वाले दोनों गैमीट्स का साइज बिल्कुल सेम होता है, एकदम जुड़वा भाई जैसे। अब ये मोटाइल हो सकते हैं फ्लैजेला वाले, जैसे यूलोथ्रिक्स में, या नॉन मोटाइल हो सकते हैं बिना फ्लैजेला के, जैसे स्पाइरोजाइरा में। वार्निंग, नीट पॉइंट अलर्ट, एग्जाम्पल इज की। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोजाइरा, ये दोनों नाम दिमाग में छाप लो। दूसरा टाइप है अनीसोगैमी। अनीसो मतलब डिफरेंट। तो यहाँ फ्यूज होने वाले गैमीट्स का साइज अलग अलग होता है, एक छोटा एक बड़ा। नो कंफ्यूजन। एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल दिया है यूडोरीना की कुछ स्पीशीज, इसे याद रखना। और तीसरा सबसे एडवांस टाइप है ऊगैमी। इसमें एक बड़ी नॉन मोटाइल मतलब थोड़ी आलसी फीमेल गैमीट होती है और एक छोटा मोटाइल एक्टिव मेल गैमीट आके उसे फ्यूज करता है। एग्जाम्पल्स वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। पिन CUET स्टूडेंट्स इसे ध्यान से नोट कर लो, ये एग्जाम्पल्स मैच द कॉलम में बहुत पूछे जाते हैं। चलो अब एल्गी के मेन ग्रुप्स की दुनिया में चलते हैं। पेश हैं द ग्रीन गैंग यानी क्लोरोफाइसी। जैसा नाम वैसा काम, ये हैं हरे भरे एल्गी। ये है ग्रीन गैंग का आइडेंटिटी कार्ड। इनका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गे। इनका रंग हरी घास जैसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स डोमिनेट करते हैं और ये अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। सिंपल एंड क्लियर। जैसे ये वॉल्वॉक्स जो इसी गैंग का मेंबर है। अब देखो कुछ खास बातें जहां एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। इनके क्लोरोप्लास्ट का शेप बहुत बहुत डाइवर्स होता है। डिस्क जैसा, प्लेट जैसा, कप जैसा, स्पाइरल, रिबन शेप्ड, कुछ भी। दूसरा, इनमें पायरिनॉइड्स नाम की स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिनमें स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। और सेल वॉल में अंदर सेल्यूलोज और बाहर पेक्टोज की लेयर होती है। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की लाइन है। ग्रीन गैंग से तो मिल लिए, अब बारी है ब्राउन ब्रिगेड की, यानी फायोफाइसी। ये ज्यादातर मरीन होते हैं, मतलब समुद्र के बादशाह। ये रहा ब्राउन ब्रिगेड का आईडी कार्ड। कॉमन नेम ब्राउन एल्गे। पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, सी और एक स्पेशल पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन। देखो नीट पॉइंट है, यहीं से एमसीक्यू बनेगा। इसी फ्यूकोजैंथिन की वजह से इनका रंग ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक होता है। और ये खाना स्टोर करते हैं मैनिटॉल और लैमिनारिन के रूप में, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनकी बॉडी थोड़ी वेल डिफरेंशिएटेड होती है। स्क्रीन पर फ्यूकस के डायग्राम में देखो, सबसे नीचे है होल्ड फास्ट, जो इन्हें चट्टान से चिपका कर रखता है। बीच में दंथल जैसा स्टाइप है और ऊपर पत्ती जैसा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है फ्रॉन्ड। याद रखना, ये ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं है। इनकी सेल वॉल को याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। इसे एक जेली फिल्ड कैंडी समझो। अंदर से सेलुलोज की बनी है और बाहर एल्जिन की एक जेलेटिनस चिपचिपी कोटिंग है। और पता है, यही एल्जिन कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम में थिकनर की तरह यूज होता है। तो अंदर सेल्यूलोज, बाहर एल्जिन, आप कभी नहीं भूलेंगे। और अब आ रहे हैं हमारे तीसरे और आखिरी ग्रुप, द रेड रॉयल्स यानी रोडोफाइसिए। ये शाही लोग हैं, ज्यादातर समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। पेश है रेड रॉयल्स का आईडी कार्ड। कॉमन नेम रेड एल्जी। इनका लाल रंग क्यों है? एक स्पेशल रेड पिगमेंट R-फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। ये पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन। और इनका स्टोर्ड फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा होता है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेड एल्गी ज्यादातर गर्म समुद्री इलाकों में मिलते हैं। ये सतह पर भी मिल सकते हैं और समुद्र की बहुत गहराई में भी। पर वीआईपी नीट का 5 स्टार पॉइंट ये है कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में फ्लैजेला या कोई भी मोटाइल स्टेज होती ही नहीं है। इनके स्पोर्स भी नॉन मोटाइल, गैमीट्स भी नॉन मोटाइल। और हाँ, इन्हीं से अगार मिलता है, जो लैब में कल्चर मीडिया और जेलीज बनाने में यूज होता है। तो दोस्तों, तीनों गैंग से हमारी मुलाकात हो चुकी है। अब टाइम है द अल्टीमेट एग्जाम शोडाउन का। एक ही स्लाइड पे तीनों को कंपेयर करेंगे, ताकि सारे डिफरेंसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये टेबल आपका ब्रह्मास्त्र है इस टॉपिक के लिए। चलो जल्दी से देखते हैं। ग्रीन एल्गी
पिगमेंट्स CHLA-B, फूड, स्टार्च, फ्लैजिला 2 to 8 इक्वल और एपिकल। ब्राउन एल्गी, पिगमेंट्स CHLA-C, फ्यूकोजेंथिन, फूड, मैनेटॉल, फ्लैजिला 2 अनइक्वल और लैटरल। रेड एल्गी, पिगमेंट्स CHLA-D, फाइकोएरिथ्रिन, फूड, फ्लोरिडियन स्टार्च, और फ्लैजिला एब्सेंट, गायब। यही तो की पॉइंट्स हैं। चलो मेरे साथ एक रैपिड फायर रिवीजन। ग्रीन मतलब क्लोरोफिल ए, बी और स्टार्च। ब्राउन मतलब क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन और मैनिटॉल। रेड मतलब क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन और फ्लोरिडियन स्टार्च। और सबसे जरूरी, किस गैंग के पास चलने फिरने का कोई साधन यानी फ्लैजिला नहीं होता? रेड एल्गी में। फैंटास्टिक। तो मेरे चैंपियंस, अब बताओ, एल्गे से डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी की हर लाइन अब क्लियर है, की पॉइंट्स नोट हो गए। अब एल्गे से कैसा भी क्वेश्चन आए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप एग्जाम में फोड़ दोगे। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। हेलो 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 मेरे सारे फ्यूचर डॉक्टर्स और बोर्ड टॉपर्स, क्या हाल चाल? वेलकम है सबका। आज ना एनसीईआरटी के एक ऐसे टॉपिक को फाड़ने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही मतलब आधे लोगों की तो स्पोर्ट डिस्पर्सल हो जाती है। सही समझे, ब्रायोफाइट्स। पर टेंशन लेने का नहीं, आज इसको इतने मजे से पढ़ेंगे कि बस मजा ही आ जाएगा। यार सच सच बताना, ये चैप्टर जैसे ही खुलता है ऐसी आवाज आती है ना अंदर से, भाई ये क्या है? लिवरवर्ट्स, मॉस, प्रोटोनीमा, क्या क्या नाम है। ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन प्लैनेट पे आ गए हैं। है, बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है, सबको ऐसे ही लगता है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि आज इस टॉपिक का हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन ऐसे साफ होगी जैसे फुल एचडी वीडियो चल रहा हो। सेशन जब खत्म होगा ना तो सब बोलेंगे, ब्रायोफाइट्स, अरे ये तो अपना फेवरेट टॉपिक है यार। चलो तो ये रहा अपना आज का बैटल प्लान। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ी जान पहचान, फिर इनकी इम्पोर्टेंस कि आखिर इनको पढ़ना क्यों है। उसके बाद लिवरवर्ट्स का पूरा ब्रेकडाउन, और फिर मॉसेस की स्टेप बाय स्टेप मास्टरी। रेडी हो सब? चलो फिर शुरू करते हैं। तो आते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, आखिर ये ब्रायोफाइट्स हैं क्या? देखो एनसीईआरटी इन्हें एक बड़ा फैंसी नाम देती है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत के जल स्थलचर। पर क्यों कहते हैं ऐसा? देखो, सारा का सारा राज ना इसी एक लाइन में छिपा है। ये प्लांट्स देखो, जमीन पर आराम से रह सकते हैं, सॉइल पर लाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तब इनको पानी चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फ्रॉग को पानी चाहिए ना अपने अंडे देने के लिए। बस इनके मेल गैमीट्स को तैरकर, स्विमिंग करके फीमेल गैमीट तक पहुंचना होता है, और इसके लिए पानी जरूरी है। मतलब अगर पानी नहीं तो नो फर्टिलाइजेशन, नो न्यू जेनरेशन, गेम ओवर। इतना सिंपल है। चलो अब मिलवाता हूं तुम लोगों को आज के हीरो कैरेक्टर्स से। ये देखो एनसीईआरटी का आइकॉनिक डायग्राम, इससे तो दोस्ती कर ही लो। ये है मार्शेंटिया, अ लिवरवर्ट, और ये रहे दो मॉसेस, फुनेरिया और स्फैगनम। बस आज की पूरी फिल्म इन्हीं तीनों के आसपास घूमने वाली है। ओके, तो इनके कुछ जनरल फीचर्स यानी आम बातें समझ लेते हैं। पहली बात, ये मिलेंगे कहाँ? हमेशा मॉइस्ट, शेडेड, हिली एरियाज में, नमी वाली छायादार जगहों पर। इनकी बॉडी ना एल्गी से थोड़ी ज्यादा डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं थैलस। अब थैलस का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है एक ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें सच्ची मुच्ची की रूट, स्टेम या लीव्स नहीं होते, मतलब नो ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो ये जमीन से जुड़ते कैसे हैं? राइजोइड्स की मदद से। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अब सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अपने दिमाग में छाप लो। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वो हैप्लॉइड होती है, और इसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट। यहां से सीधा एमसीक्यू उठ के आएगा, इसे भूलना बिल्कुल मत। अब बात करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे कहते हैं एंथिडियम, और ये क्या बनाता है? बायफ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स। बायफ्लैजिलेट का मतलब दो फ्लैजिला, जिनकी मदद से ये पानी में तैर पाते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है आर्केगोनियम। ये थोड़ा फ्लास्क शेप्ड होता है, और इसके अंदर होता है एक सिंगल एग। बस नाम याद रखना, एंथिडियम फॉर मेल, आर्केगोनियम फॉर फीमेल। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, लाइफ साइकिल। पर इसको आसान बनाते हैं। देखो, ब्रायोफाइट्स की लाइफ का जो हीरो है
जो मेन प्लांट है, जो आज़ाद है, आत्मनिर्भर है, वो है गमीटोफाइट। ये हैप्लॉइड होता है यानी एन, और अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेटिक है। ये है इस कहानी का बाहुबली। और फिर आता है इस बाहुबली का एक डिपेंडेंट दोस्त, इसका कटप्पा कह लो। ये है स्पोरोफाइट। ये डिप्लॉयड होता है 2n। इसको ऐसे समझो जैसे वो दोस्त जो हर पार्टी में बस फ्री का खाना खाने और तुम्हारी गाड़ी में घूमने आता है। स्पोरोफाइट हमेशा गैमीटोफाइट से चिपका रहता है और अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन उसी से लेता है। ये फ्री लिविंग बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो पूरा प्रोसेस कैसे चलता है सुनो। एंथरीडियम से निकले एंथ्रोजॉइड्स पानी में, स्विमिंग करते करते वो पहुंचे आर्केगोनियम तक और एग से जाकर फ्यूज हो गए। हो गया फर्टिलाइजेशन। अब क्या बना? एक डिप्लॉइड जाइगोट 2n। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये जाइगोट फौरन मियोसिस नहीं करता, नहीं, ये डेवलप होता है और बनाता है एक पूरा मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। और याद रखना, ये स्पोरोफाइट हमेशा हमेशा गैमेटोफाइट पर अटैच्ड रहता है। ये नीट का फेवरेट सवाल है भाई। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर इतने छोटू छोटू से प्लांट्स हैं, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? भाई मेरे, एग्जाम के लिए भी और नेचर के लिए भी इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका समझ लो इस टॉपिक को। चलो इस टेबल से देखते हैं। पहले इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये ना चट्टानों पर उगने वाले पहले ऑर्गेनिजम्स में से हैं। ये रॉक्स को तोड़ते हैं और सॉइल बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब ये सक्सेशन के पायोनियर हैं। साथ ही ये जमीन पर एक घनी सी मैट या कारपेट जैसा बना देते हैं, जिससे सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का बहना रुक जाता है। अब आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। कुछ मॉसेस को हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स खाते हैं, उनका खाना है ये। और सबसे खास है स्फैग्नम। इससे मिलता है पीट, जो एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। स्फैग्नम की ना एक सुपर पावर है। एनसीईआरटी की ये लाइन देखो, स्फैग्नम हैज अ ग्रेट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मतलब इसमें पानी को होल्ड करने की, सोखने की गजब की क्षमता है। इसीलिए इसको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। जब भी किसी लिविंग मटेरियल को, जैसे प्लांट्स को, एक जगह से दूसरी जगह शिप करना होता है तो इसमें पैक कर देते हैं ताकि वो सूखे नहीं। चलिए अब डाइव करते हैं ब्रायोफाइट्स के पहले टाइप में, एंटर द लिवरवर्ट्स। और इसका स्टार प्लेयर कौन है? मार्शैंशिया। लिवरवर्ट्स में रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं। पहला एसेक्सुअल। ये या तो फ्रैगमेंटेशन से होता है, मतलब थैलस के टुकड़े हो गए और हर टुकड़ा नया प्लांट बन गया, या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर से होता है जिसका नाम है गैमे। दिमाग में डाल लो ये नाम। ये गैमे छोटी छोटी हरी हरी मल्टी सेल्यूलर बड्स होती हैं जो गैमा कप्स नाम के प्यालों में रखी होती हैं। ये जब पेरेंट प्लांट से अलग होती हैं तो एक पूरा नया प्लांट बना देती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वही है। बस इतना याद रखो कि इसका स्पोरोफाइट 3 हिस्सों में बंटा होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। चलो अब आते हैं दूसरे टाइप पर, मॉसिस। और हाँ, मुझे पता है सबसे ज्यादा दिमाग का दही यहीं पर होता है, बट डोंट वरी, इसको एकदम मक्खन बना देंगे। अटेंशन प्लीज, एग्जाम अलर्ट। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, मॉसिस का सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। एग्जामिनर का दिल लगा रहता है इस एरिया में, तो पूरा फोकस यहाँ देखो। मॉसिस में जो गैमीटोफाइट होता है ना, उसकी 2 स्टेजेस आती हैं लाइफ में। पहली स्टेज, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वो बनाता है प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा कैसा होता है? क्रीपिंग, मतलब जमीन पर रेंगने वाला, ग्रीन, ब्रांच्ड और फिलामेंटस यानी धागे जैसा। अब आती है दूसरी स्टेज। इसी प्रोटोनीमा से एक लैटरल बड, एक साइड से कली जैसी निकलती है और उससे डेवलप होती है हमारी सेकेंड स्टेज, जिसे कहते हैं लीफी स्टेज। यही हमको असल मॉस प्लांट जैसा दिखता है, जिसमें एक सीधा सा एक्सिस होता है और उस पर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होते हैं। तो क्या याद रखना है? मॉस में 2 स्टेज, पहले प्रोटोनीमा, फिर उससे निकली लीफी स्टेज। तो भाई आखिर मॉस और लिवरवर्ट में फर्क क्या है? चलो इस टेबल से सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मॉस का गैमीटोफाइट 2 स्टेज वाला है, प्रोटोनीमा और लीफी, जबकि लिवरवर्ट का बस एक थैलॉइड स्ट्रक्चर है। पॉइंट 2, मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा डेवलप्ड, ज्यादा इलैबोरेट होता है लिवरवर्ट के कंपैरिजन में। और तीसरा पॉइंट, मॉस में जो स्पोर डिस्पर्स करने का मैकेनिज्म है वो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और विकसित होता है। ये 3 पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए गोल्ड माइन है, याद रखना। ऑलराइट गाइस, अब टाइम है एक सुपर फास्ट रैपिड फायर रिविजन का।
जो भी पढ़ा है उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार और दिमाग में लॉक कर लेते हैं। रेडी हो ना? लेट्स गो। नीट फ्लैश कार्ड नंबर 1, सबसे बड़ा गोल्डन रूल। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड है और पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आत्मनिर्भर गैमेटोफाइट और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, भूलना मत। नीट फ्लैश कार्ड नंबर 2, इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फिबियन क्यों कहते हैं? सिंपल, क्योंकि इनकी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी एब्सोल्युटली 100% जरूरी है। नो वाटर, नो न्यू जनरेशन, सिंपल इज दैट। तो ये था ब्रायोफाइट्स का पूरा ब्रेकडाउन सीधा एनसीईआरटी से। उम्मीद है कि अब ये टॉपिक डर की जगह स्कोर दिलवाएगा। बस इसको रिवाइज करते रहना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आग लगाते रहो, पढ़ते रहो और हाँ, एग्जाम फोड़ देंगे। हेलो मेरे प्यारे भविष्य के डॉक्टर्स और टॉपर्स, स्वागत है। आज हम लोग ना प्लांट किंगडम के उन 2 टॉपिक्स का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिनसे अक्सर सबको डर लगता है, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। तो भाई अपनी एनसीईआरटी, एक पेन और पूरा का पूरा फोकस लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज के बाद ये टॉपिक्स डराएंगे नहीं, सीधा मार्क्स दिलाएंगे। चलो शुरू करते हैं। अरे सच सच बताना, प्लांट किंगडम का नाम सुनते ही दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है ना। ऐसा लगता है यार कितने एग्जाम्पल्स हैं, कैसे याद होगा ये सब। लगता है जैसे ये चैप्टर नहीं कोई भूल भुलैया है। पर टेंशन नहीं लेने का, आज हम सब मिलकर इस चैप्टर को ऐसा पढ़ेंगे ना कि एग्जाम में कोई भी सवाल आए उसे बाहुबली की तरह उखाड़ फेंकेंगे। तो तैयार हो सब? ओके, तो टेरिडोफाइट्स पर सीधे कूदने से पहले चलो फटाफट याद करते हैं कि हम कहाँ थे। हम थे ब्रायोफाइट्स पर, याद आया? प्लांट किंगडम के वो नन्हे मुन्ने बच्चे, जमीन पर अभी अभी चलना सीख रहे टॉडलर्स। उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? सोचो सोचो। हाँ, गैमेटोफाइट यानी कि हैप्लॉइड एन। लेकिन उनके पास ना तो असली जड़ थी, ना तना, ना पत्तियां। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? फर्टिलाइजेशन के लिए वो पानी पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। तो बस इसी कमी को पूरा करने के लिए एवोल्यूशन ने भेजा एक नया अपडेट। और वो एवोल्यूशनरी अपग्रेड थे टेरिडोफाइट्स। इनको समझो प्लांट किंगडम के असली एक्शन हीरो, जमीन पर कब्जा करने वाले पहले अवेंजर्स। इनके पास कुछ ऐसी नई सुपर पावर्स थीं जिन्होंने इन्हें ब्रायोफाइट से मीलों आगे खड़ा कर दिया। तो चलो देखते हैं कि वो बड़े बदलाव आखिर थे क्या। ये स्लाइड, इसको तो दिमाग में एकदम फिट कर लो। नीट के लिए ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है। यहीं पर हुआ सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी शिफ्ट। देखो, ब्रायोफाइट्स में मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी गैमेटोफाइट एन, लेकिन टेरिडोफाइट्स में पासा पलट गया। अब मेन प्लांट बॉडी बन गई डिप्लॉइड स्पोरोफाइट 2n। अब सवाल है ये हुआ कैसे? इसका सीक्रेट था वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम। ये एक तरह का पाइपलाइन सिस्टम था जिसकी वजह से इन्हें मिली असली जड़, तना और पत्तियां, और पानी और खाना अब आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता था। बस यही वो अपग्रेड था जिसने इन्हें जमीन का असली बादशाह बनाने की शुरुआत की। तो सवाल उठता है कि ये एवेंजर्स रहते कहाँ हैं? एनसीईआरटी के हिसाब से इन्हें ठंडी, नम और छायादार जगहें पसंद हैं। मतलब ये धूप और गर्मी से जरा बचकर रहते हैं। और इनके फायदे और बहुत हैं। कुछ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मतलब सॉइल बाइंडर्स का काम करते हैं। और हाँ, सजावट के लिए तो इन्हें खूब उगाया जाता है। फर्न्स तो सबने देखे ही होंगे घरों में। लेकिन इनकी ये जो ठंडे और गीले हैबिटेट की जरूरत है ना, यही इनकी एक लिमिटेशन भी बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं पत्तियों पर। टेरिडोफाइट्स में ना 2 तरह की पत्तियां मिलती हैं। एक तो छोटी छोटी, जिन्हें कहते हैं माइक्रोफिल्स, इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला। और दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी फैंसी पत्तियां, जिन्हें कहते हैं मैक्रोफिल्स, जैसे कि फर्न्स में। अब कान खोलकर सुनो, देजी नीट पॉइंट है, यहीं से सीधा एमसीक्यू बनेगा। वो प्लांट का नाम देंगे और पत्ती का टाइप पूछेंगे। तो क्रिक क्या है? सेलेजिनेला छोटा नाम, छोटी पत्ती, माइक्रो। फर्न्स बड़ी बड़ी पत्तियां, मैक्रो। सिंपल। अब एक और मजेदार चीज, कुछ टेरिडोफाइट्स में जो पत्तियां स्पोर्स बनाती हैं, यानी स्पोरोफिल्स, वो एक जगह जमा होकर एक कोन जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रोबिलिस या कोन। और एनसीईआरटी के 2 सुपरस्टार एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सेलेजिनेला और इक्विसेटम। ये 2 नाम रट लो, क्योंकि ये सीधे सीधे सवाल में पूछे जाते हैं। चलो अब आते हैं इनकी लाइफ साइकिल की कहानी पर, जिसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसी कमजोरी जिसने इन जमीन के अवेंजर्स को पूरी दुनिया पर राज करने से रोक दिया। आओ
लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रेडी? देखो, सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी कौन? स्पोरोफाइट 2n। वो मियोसिस करके बनाती है स्पोर्स n, ठीक? अब ये स्पोर जमीन पर गिरता है और उगकर एक छोटा हरा फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट बनाता है, जिसका एक स्पेशल नाम है प्रोथैलस। अब इस प्रोथैलस पर आते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंथेरिडिया और आर्केगोनिया। और यहीं आता है वो ट्विस्ट। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक तैर कर जाना पड़ता है, और उसके लिए क्या चाहिए? पानी। बस यही है इनकी अकीलीज हील, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी। इसी एक वजह से ये सिर्फ नम जगहों तक ही सिमट कर रह गए। फर्टिलाइजेशन के बाद साइगोट बनता है, जो वापस से बड़ा सा स्पोरोफाइट बना देता है, और लो, साइकिल होगी पूरी। तो अब जरा दिमाग दौड़ाओ। अगर पानी पर डिपेंडेंसी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो एवोल्यूशन अगला कदम क्या उठाएगा? जाहिर है कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे पानी की जरूरत ही खत्म हो जाए, है ना? बस यहीं से कहानी मुड़ती है बीज बनने की तरफ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ पहला कदम था हेटेरोस्पोरी। देखो, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होते हैं होमोस्पोरस, मतलब एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन कुछ एडवांस्ड वाले होते हैं हेटेरोस्पोरस, मतलब ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं। एक छोटा माइक्रोस्पोर जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और एक बड़ा मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये एक गेम चेंजिंग फीचर था। और एनसीईआरटी ने हमें दो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के जो नाम दिए हैं ना, वो नीट की जान है। ये है हमारी एस जोड़ी, सिलाजिनेला और सेल्विनिया। सुनो ध्यान से, एग्जाम में यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सिलाजिनेला कोन भी बनाता है और हेटेरोस्पोरस भी है, और सेल्विनिया भी हेटेरोस्पोरस है। इस एस जोड़ी को भूलना मत, दिमाग में एकदम चिपका लो। अब ये आ गई एनसीईआरटी की गोल्डन लाइन, इस पे पूरा ध्यान देना। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में एक कमाल की चीज होती है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही लगा रहता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है वो भी उसी पेरेंट प्लांट पर ही डेवलप होता है। मतलब बच्चे को घर पर ही सारा न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन मिल रहा है। और दोस्तों, यही घटना, एम्ब्रियो को पेरेंट पर रखने की आदत, इसी को कहते हैं बीज आदत का अग्रदूत या प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ये एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। और इस सीड हैबिट को जिन्होंने एकदम परफेक्ट कर लिया, वो थे जिम्नोस्पर्म्स। ये थे असली क्रांतिकारी। इन्होंने फर्टिलाइजेशन के लिए पानी पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कैसे? अरे भाई, बीज बनाकर। अब मेल गैमेट को तैर कर जाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो, इनके नाम का ही पोस्टमार्टम करते हैं। जिम्नोस मतलब नग्न या नेकेड, और स्पर्मा मतलब बीज या सीड। तो ये क्या हुए? नेकेड सीड वाले प्लांट्स, यानी बिना कवर के सीड्स। शर्माने की बात नहीं, बायोलॉजी है। इनमें ओव्यूल जो है वो किसी ओवरी वॉल के अंदर बंद नहीं होता, इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीज बनता है वो भी खुला रहता है, एक्सपोज्ड रहता है। जिम्नोस्पर्म्स के दुनिया में ना छोटे बड़े हर साइज के पेड़ और झाड़ियां मिलेंगी। और सुनो, दुनिया का सबसे लंबा पेड़, द जायंट रेडवुड ट्री, सिकोया, वो भी एक जिम्नोस्पर्म ही है। और इनकी जड़ें कैसी होती हैं? टैप रूट सिस्टम। अब ये स्लाइड ये सुपर इंपॉर्टेंट है। पिन सीयूईटी वालों, इसको ध्यान से नोट कर लो। ये मैचिंग टाइप सवालों का फेवरेट टॉपिक है। कुछ जिम्नोस्पर्म्स की जड़ें ना स्पेशल दोस्ती कर लेती हैं। जैसे पाइनस की जड़ें फंगस के साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाती हैं, जिसे कहते हैं माइकोराइजा। और साइकस में होती हैं स्पेशल कोरिलॉइड रूट्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाती हैं। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। इनके तनों में भी वैरायटी है भाई। कुछ के तने होते हैं अनब्रांच्ड, मतलब सीधा एक ही तना ऊपर जाता है, कोई ब्रांच नहीं, जैसे कि साइकस में। और कुछ में खूब सारी शाखाएं निकलती हैं, वो होते हैं ब्रांच्ड, जैसे पाइनस और सीड्रस यानी देवदार। ये जिम्नोस्पर्म्स एक्सट्रीम कंडीशंस के मास्टर होते हैं। इनकी पत्तियां देखो, क्या जबरदस्त एडेप्टेशंस हैं इनमें। पत्तियां हैं सुई जैसी नुकीली ताकि सरफेस एरिया कम हो, ऊपर से मोटी क्यूटिकल की परत ताकि पानी का लॉस न हो, और संकन स्टोमाटा मतलब धसे हुए स्टोमाटा ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। इन सारी ताकतों की वजह से ये तेज गर्मी, नमी और हवा सब कुछ झेल जाते हैं। ये नीट के लिए एक परफेक्ट असर्शन रीजन सवाल बन सकता है, याद रखना। और ये रहा एक लाइन का महाज्ञान। याद है, टेरिडोफाइट्स में कुछ होमोस्पोरस थे, कुछ हेटेरोस्पोरस। कंफ्यूजन था। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में
कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, सभी के सभी। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाते हैं। सिंपल एंड क्लियर, नो एक्सेप्शंस। ऑल राइट, तो अब तक हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से समझ लिया है। अब वक्त है रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए लॉक हो जाएं। रेडी? लेट्स गो। चलो जल्दी से एक मुकाबला करते हैं, टेरिडो वर्सेस जिम्नो। बताओ, जमीन पर वैस्कुलर टिश्यू के साथ पहले कौन आया? टेरिडोफाइट्स। और पहले बीज कौन लाया? जिम्नोस्पर्म्स। बीज किस में नहीं होते? टेरिडोफाइट्स। और नग्न बीज किस में होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी किसे चाहिए? टेरिडोफाइट्स। किसे नहीं चाहिए? जिम्नोस्पर्म्स। कौन होमो और हेट्रो दोनों हो सकते हैं? टेरिडोफाइट्स। और कौन सिर्फ हेट्रोस्पोरस होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो एक आखिरी बार सारे मेमोरी हैक्स को दोहराते हैं। हिटारोस्पोरस टेरिडो की सचजोड़ी कौन है? सेलाजेनेला और साल्विनिया। अच्छा, कोन बनाने वाले टेरिडोफाइट्स? सेलाजेनेला और इक्विसेटम। पाइनस की जड़ें किसके साथ दोस्ती करती हैं? माइकोराइजा। और साइकस की स्पेशल जड़ें? कोरेलॉइड। ब्रांच तना किसका होता है? पाइनस। और अनब्रांच्ड? साइकस। बस यही वो सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में घूम फिर के आते हैं। तो मेरे चैंपियंस, एनसीईआरटी पढ़ ली, वीडियो देख लिया, अब बताओ, क्या टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से जरा भी डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी की हर लाइन अब दिमाग में सेट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं। अब बस एक काम करना है, रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। अब सब लोग एग्जाम फोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिम्नोस्पर्म पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज इस टॉपिक को इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे ना कि एग्जाम में एक भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। चलो फिर फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि बीज तो हो पर फल ही गायब हो? मतलब सोचो, आम की गुठली है पर आम है ही नहीं। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? बस यही तो सारा राज है जिम्नोस्पर्म्स का। आज हम इसी कैसे का पर्दाफाश करने वाले हैं। चलो सबसे पहले ना इस शब्द की ही सर्जरी करते हैं। जिम्नोस्पर्म ग्रीक भाषा से आया है ये। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, मतलब बिना कपड़ों के या अनावृत। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि बीज। तो क्या मतलब हुआ? नेकेड सीड वाले प्लांट्स। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें बेचारों के पास अंडाशय भित्ति यानी ओवरी वॉल होती ही नहीं है। इसीलिए इनके बीजांड मतलब ओव्यूल्स खुले में रहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीज बनते हैं वो भी बेचारे बिना किसी कवर के नेकेड ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। इन स्टेप्स में हम जिम्नोस्पर्म्स को पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चलेंगे ताकि बोर्ड से लेकर नीट तक सब कुछ कवर हो जाए। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, सफर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी की, मतलब ये बाहर से दिखते कैसे हैं, इनका हुलिया कैसा है, इनकी जड़, तना, पत्तियां ये सब कैसी होती हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखो, जिम्नोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। और ये कोई छोटे मोटे पौधे नहीं है, ये मीडियम से लेकर बहुत ऊंचे पेड़ और झाड़ियां होती हैं। अरे, दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है ना, सिकोया, वो भी एक जिम्नोस्पर्म ही है। इनमें जड़ें होती हैं मुस्लामूल, जिसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। लेकिन असली खेल तो इनकी स्पेशल जड़ों में है। और हाँ, ये है एक नीट पॉइंट। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दो। यहाँ दोस्ती की एक मिसाल है। पाइनस की जड़ें फंगस यानी कवक के साथ दोस्ती कर लेती हैं। इसको ऐसे समझो कि पाइनस ने फंगस को अपनी जड़ों में रहने के लिए कमरा दे दिया और बदले में फंगस बाजार से मिनरल्स लाकर देता है। इस प्यारी सी दोस्ती को कहते हैं माइकोराइजा। वहीं दूसरी तरफ साइकस की स्पेशल जड़ें, जिन्हें कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं, सियानोबैक्टीरिया के साथ रहती हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत जरूरी काम करती हैं। ये टेबल मैच द कॉलम वाले एमसीक्यूज के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। अब जरा इनके तने को देखो। बाईं तरफ है साइकस, जिसका तना एकदम सीधा, अनब्रांच्ड यानी अशाखित है। और दाईं तरफ है पाइनस, जिसका तना फैला हुआ, ब्रांच्ड यानी शाखित है। अब इसे याद रखने की ट्रिक, साइकस सी जैसा सीधा अनब्रांच्ड, पाइनस पी से फैला हुआ ब्रांच्ड। सिंपल, एग्जाम में कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। इनकी पत्तियां भी बड़ी कमाल की हैं। खासकर जो शंकुधारी पौधे होते हैं ना, उनकी पत्तियां सुई जैसी नुकीली हो जाती हैं। क्यों? ताकि सरफेस एरिया कम हो और पानी का लॉस भी कम से कम हो।
इसके अलावा इन पर होती है एक मोटी क्यूटिकल और गर्तिका रंध्र यानी संकन स्टोमाटा। ये सारे एडेप्टेशंस इन्हें तेज गर्मी, नमी और हवा को झेलने में मदद करते हैं। मतलब ये प्रकृति के असली सर्वाइवर हैं। चलो अब आते हैं दूसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर, इनका रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहेंगे द कोन गेम। यहाँ पर सारी की सारी कहानी मेल और फीमेल कोन यानी शंकु के आसपास ही घूमती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सभी जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस यानी विषम बीजाणुक होते हैं। मतलब ये दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाते हैं। एक है माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु जो छोटे होते हैं और आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और दूसरे हैं मेगास्पोर यानी बृहद बीजाणु जो बड़े होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। सिंपल है, माइक्रो मतलब छोटा, मेल, मेगा मतलब बड़ा, फीमेल। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। पिन CUET वालों इस पर खास ध्यान देना। पाइनस होता है मोनोइशियस यानी उभयलिंगाश्री। इसको एक कोएड स्कूल समझो जहाँ लड़के और लड़कियां मतलब मेल और फीमेल कोन्स एक ही स्कूल यानी एक ही प्लांट पर होते हैं। वहीं साइकस होता है डायोशियस यानी एक लिंगाश्री। ये बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल जैसा है जहाँ मेल कोन एक पौधे पर मिलेगा और फीमेल कोन किसी दूसरे पौधे पर। और अब बारी है इस चैप्टर की दिल की, द लाइफ साइकिल। मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है, पर चिंता मत करो, हम इसे एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। स्पोर से लेकर नेकेड सीड बनने तक का पूरा सफर। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है मेल कोन से जहां बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। फिर हवा जो यहाँ पर डाकिया का काम करती है, इन पॉलन ग्रेन्स को उड़ाकर फीमेल कोन के ओव्यूल तक पहुंचाती है। वहां पहुंचकर पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब बनाता है जो मेल गैमीट्स को एग सेल तक ले जाती है। जैसे ही मेल गैमीट और एग का मिलन होता है, बनता है जाइगोट। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनता है और पूरा का पूरा ओव्यूल बदल जाता है एक नेकेड सीड में। देखा, यहाँ फल का कोई काम ही नहीं है। इस लाइन को अपने दिमाग में, अपने नोट्स में हर जगह लाल पेन से लिख लो ध्यान से। ये एक मेगा नीट अलर्ट है। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के उलट जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स आज़ाद नहीं होते हैं। वे बेचारे पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पोरोफाइट पर निर्भर रहते हैं। एग्जाम में यहीं पर सवाल बनता है और अक्सर गलती हो जाती है। चलो अब सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी पर आते हैं। NCERT के दो सबसे फेमस जिम्नोस्पर्म्स साइकस और पाइनस के बीच एक फाइनल मुकाबला करवाते हैं जहां से सीधे सीधे MCQs उठकर आते हैं। भाई इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रामबाण है। स्टेम साइकस अनब्रांच्ड, पाइनस ब्रांच्ड। रूट्स साइकस में कोरोलॉइड, पाइनस में माइकोराइजा। लीव्स साइकस की पिन्नेट, पाइनस की नीडल लाइक। और सेक्सुअलिटी साइकस है डियोइशियस और पाइनस है मोनोइशियस। सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े वो यहाँ एक साथ आ गए। बहुत बढ़िया, हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है। अब हमारे आखिरी सेक्शन में 2 मिनट का एक सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में छप जाए। चलो मेरे साथ दोहराओ। जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड्स, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डोमिनेंट, जड़ें टैपरूट्स और स्पेशल वाली कोरोलॉइड और माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन किससे? कोन से। स्पोर्स कैसे? हेटेरोस्पोरस। परागण कैसे? विंड पॉलिनेशन। और सबसे जरूरी, गैमीटोफाइट कैसा? डिपेंडेंट। बहुत अच्छे। तो इसी के साथ जिम्नोस्पर्म्स का किस्सा खत्म। मुझे पूरा यकीन है कि अब इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो नंबर नहीं कटेगा। खुद पर भरोसा रखो, NCERT को अच्छे से रिवाइज करो, एग्जाम में फोड़ देना है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। नीट हो, CUET हो या क्लास 11th के एग्जाम्स, आज के बाद इस टॉपिक से दोस्ती हो जाएगी, गारंटी है। तो चलो वार्म अप के लिए सीधा एक नीट लेवल का बाउंसर मारता हूं। स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है ना, ये वो सवाल है जो अच्छों की बत्ती गुल कर देता है। पर टेंशन नहीं लेने का, ये सेशन खत्म होते होते इसका जवाब तुम्हारी जुबान पर होगा। इनफैक्ट तुम दूसरों को समझा रहे होगे। तो सीट बेल्ट बांध लो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं प्लांट किंगडम के बाहुबली जिम्नोस्पर्म्स। इनको ना तुम सीड प्लांट्स का वर्जन 1.0 समझ सकते हो, और नाम में है नेकेड ट्रूथ, क्योंकि इनके बीज एकदम नेकेड होते हैं। क्यों? अरे यार, ये उस नए फोन की तरह है जिस पर ना कोई कवर है ना कोई स्क्रीन गार्ड, बस खुला पड़ा है। चलो अब जरा NCERT की भाषा में इसको समझते हैं। देखो, NCERT की लाइन को डिकोड करते हैं। एकदम सिंपल है। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। क्या बन गया? नेकेड सीड यानी नग्न बीज।
यही इनका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इनके जो व्यूल्स होते हैं ना, उन पर कोई ओवरी वॉल मतलब कोई कवरिंग ही नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले भी एक्सपोज्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज्ड, जो बीज बना वो भी बेचारा खुला का खुला रह गया। आप जरा स्क्रीन पर देखो, ये हैं इस ग्रुप के दो सुपरस्टार्स, साइकस और पाइनस। भाई ये एग्जाम सेटर के इतने फेवरेट है ना, पूछो मत। और यहीं से आता है एक 5 स्टार नीट कॉन्सेप्ट, मोनोइशियस वर्सेस डायोइशियस। ध्यान से सुनना। पाइनस है मोनोइशियस। मोनो मतलब एक ही घर में मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही पेड़ पर, समझ गए? और साइकस है डायोइशियस। डाई मतलब दो अलग अलग घर, मेल कोन अलग पेड़ पर, फीमेल कोन अलग पेड़ पर। इसको अभी के अभी दिमाग में छाप लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से। ओके, अ बिग फैट नीट पॉइंट अलर्ट, ये लाइन अंडरलाइन कर लो। याद है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स? वहां गेमिटोफाइट अपना बॉस खुद था, एकदम इंडिपेंडेंट, है ना? लेकिन यहां जिम्नोस्पर्म में स्टोरी पलट जाती है। यहां मेल और फीमेल गेमिटोफाइट्स अपने पेरेंट्स स्पोरोफाइट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो बड़ा तो हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, पर खर्चा अभी भी पापा से ही लेता है। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। याद रहेगा? अच्छा, इनका रिप्रोडक्शन का सिस्टम बड़ा सीधा साधा है, एकदम ओल्ड स्कूल। नो फ्लावर्स, नो फैंसी स्टफ। माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन्स निकले। अब इनको कौन ले जाएगा? हवा, विंड। हवा ने दी अपनी फ्री कैब सर्विस और पॉलन ग्रेन्स को ड्रॉप कर दिया फीमेल कोन के ओव्यूल तक। बस फिर पॉलन ट्यूब बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ और तड़ा बन गया नेकेड सीड। सिंपल। चलो अब देखते हैं इसका 2.0 वर्जन। और अब ड्रम रोल प्लीज। एंट्री होती है प्लांट किंगडम के असली किंग की, एंजियोस्पर्म्स, द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हैं असली वर्जन 2.0 प्रो मैक्स। इनके पास हैं दो रेवोल्यूशनरी अपग्रेड्स जो जिम्नोस्पर्म के पास नहीं थे। पहला, खूबसूरत फ्लावर्स, और दूसरा, बीजों को Z+ सिक्योरिटी देने वाला फ्रूट। हमारे आसपास जितनी भी रंग बिरंगी दुनिया है ना, वो इन्हीं की वजह से है। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स की दो मेन क्लासेस हैं। स्क्रीन पर देखो, डाइकॉट और मोनोकॉट। नाम से ही क्लियर है, डाइकॉट मतलब डाई, 2 कॉटिलेडन्स इन द सीड, और मोनोकॉट मतलब मोनो, 1 कॉटिलेडन इन द सीड। अब इनके बीच का वो डिफरेंस देखते हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट MCQ उठता है। भाई साहब, ये टेबल नहीं, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स का खजाना है। डाइकॉट्स, 2 कॉटिलेडॉन्स, पत्तियों में रेटिक्यूलेट वेनेशन मतलब मकड़ी के जाले जैसा, और फूलों में 4 या 5 पंखुड़ियां। दूसरी तरफ मोनोकॉट्स, 1 कॉटिलेडॉन, पत्तियों में पैरेलल वेनेशन जैसे रेलवे की पटरी, और फूलों में 3 या 3 के मल्टीपल्स में पंखुड़ियां। इसको दिमाग में फिट कर लो एकदम अच्छे से। ओके, पिंस यूएड स्टूडेंट्स, स्पेशल अटेंशन प्लीज। एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन का हेड ऑफिस कौन है? द फ्लावर, फूल। इसी के अंदर होते हैं मेल पार्ट्स, स्टेमन, और फीमेल पार्ट्स, पिस्टल या कार्पल। फर्टिलाइजेशन का सारा ड्रामा इसी फूल के स्टेज पर होता है। अब चलो फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है वो समझते हैं। एनसीईआरटी में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर है एकदम लॉजिकल। ओव्यूल के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हुआ मियोसिस, क्या बना? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ओके, अब नेचर यहां थोड़ी पार्शियलिटी करती है। 4 में से 3 को टाटा बाय बाय खत्म, डीजेनरेट कर देती है, सिर्फ एक को जिंदा रखती है, द फंक्शनल वन। ऐसा क्यों? ताकि सारा न्यूट्रिशन, सारा ध्यान बस उसी एक को मिले और वो बड़ा होकर एक हेल्दी फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बन सके। और लो जी, तैयार है हमारा एम्ब्रियो सैक। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। स्क्रीन पर देखो, इसमें कौन कौन है? सबसे पहले हमारी हीरोइन दी एग सेल, इसके 2 बॉडीगार्ड्स सिनर्जिड्स, दूसरे कोले में है 3 एंटीपोडल सेल्स, और बीच में सेंटर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई जो एक सेंट्रल सेल के अंदर हैं। इन पोलर न्यूक्लियाई को मत भूलना, आगे की कहानी का मेन हीरो यही है। ओके एवरीवन, फोकस। अब हम आ गए हैं प्लांट किंगडम के क्लाइमैक्स सीन पर। एंजियोस्पर्म्स का सबसे यूनिक, सबसे एडवांस्ड और नीट का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। जिसने ये समझ लिया, समझो चैप्टर का सबसे ट्रिकी पार्ट उसकी जेब में है। चलो इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक साथ। पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट्स आते हैं। पहला मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड N है, फ्यूज करता है हमारी एग सेल जो भी N है के साथ।
n+n = 2n। क्या बना? जाइगोट। यही आगे जाकर एम्ब्रियो बनेगा। इस इवेंट को कहते हैं सिनगैमी। सिंपल। अब बचा दूसरा मेल गैमेट, वो भी n है। ये जाता है सीधा सेंट्रल सेल के पास और वहां बैठे दो पोलर न्यूक्लियाई n+n के साथ फ्यूज कर जाता है। तो n+n+n = 3n। 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन, जो कि ट्रिप्लॉइड 3n होता है। इसको याद रखने की एक मस्त ट्रिक बताता हूं। 2 मेल गैमीट्स आए ना, तो समझो एक ने एग सेल के साथ मिलकर बेबी यानी जाइगोट बना दिया। अब बेबी को भूख लगेगी, उसको खाना चाहिए, तो दूसरे मेल गैमीट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर बेबी का लंच बॉक्स यानी एंडोस्पर्म तैयार कर दिया। मतलब कितना जीनियस सिस्टम है। एक फर्टिलाइजेशन से बेबी और दूसरे से बेबी का खाना। नेचर ने बेबी के पैदा होने से पहले ही उसके टिफिन का इंतजाम कर दिया। अमेजिंग, राइट? तो जो सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था, उसका जवाब मिला। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड 3n क्यों है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रिपल फ्यूजन। एक मेल गैमीट n प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई n+n। सिंपल। और जिम्नोस्पर्म में वहां ये ट्रिपल फ्यूजन का ड्रामा होता ही नहीं है। वहां एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है और वो हैप्लॉइड n होता है। अब बताओ, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल राइट, तो अब टाइम है द फाइनल शोडाउन, द अल्टीमेट फेस ऑफ। एक तरफ हैं ओल्ड स्कूल जिम्नोस्पर्म्स और दूसरी तरफ हैं न्यू एज चैंपियंस एंजियोस्पर्म्स। लेट्स सी एग्जाम के रिंग में कौन किसे नॉकआउट करता है। चैंपियंस, फोन उठाओ और इस टेबल का फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके फाइनल रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र है। इसका हर एक पॉइंट, आई रिपीट, हर एक पॉइंट एक पोटेंशियल एमसीक्यू है। सीड्स नेकेड है या एनक्लोज्ड, कोन्स है या फ्लावर्स, फर्टिलाइजेशन सिंगल है या डबल, और सबसे इंपॉर्टेंट, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है या ट्राइप्लॉइड, और वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है या बाद में। ये सब टिप्स पर होना चाहिए। चलो चलो चलो, क्विक रिवीजन टाइम। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाए। रेडी? लेट्स गो। ओके, फैक्ट नंबर 1, जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल्स: पाइनस, साइकस, गिंगो, रट लो। फैक्ट नंबर 2, एंजियोस्पर्म्स की रेंज देखो, छोटे से माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया से लेकर 100 मीटर ऊंचे यूकेलिप्टस तक। फैक्ट नंबर 3, गोल्डन रूल: ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी बनती है फ्रूट। गॉट इट? एंड फैक्ट नंबर 4, फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड्स और एंटीपॉडल्स का काम खत्म, वो डीजेनरेट हो जाती हैं। बाय बाय। और हाँ, डाइकॉट और मोनोकॉट का कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये मेमोरी हैक ले लो। डाइकॉट मतलब रूल ऑफ 2, 4 एंड 5। 2 कॉटिलेडॉन्स, टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स। और मोनोकॉट मतलब रूल ऑफ 1 एंड 3। 1 कॉटिलेडॉन, ट्राइमेरस फ्लावर्स। सिंपल एज दैट। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, अब जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी की एक एक लाइन के साथ आपकी मुट्ठी में है। बिलीव इन योरसेल्फ। इस टॉपिक को रिवाइज करना एंड आई प्रॉमिस यू, एग्जाम में यहां से कोई भी सवाल आएगा तुम उसे फोड़ दोगे। आज हम लोग प्लांट किंगडम के उस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिससे आधी जनता की आत्मा कांपती है, प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, आज के बाद ये टॉपिक एकदम मक्खन जैसा लगेगा, ये वादा है मेरा। सच सच बताना, ये हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इनको समझते हो या बस एग्जाम से एक रात पहले रट्टा मार के जाते हो? अरे चिल करो, मैं हूं ना। आज तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा दोस्त इस टॉपिक को दिमाग में ऐसे फिट कर देगा कि नींद में भी सही जवाब निकलेगा। ठीक है, तो चलो इस खेल के नियम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम N और 2N यानी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का फंडा एकदम क्लियर करेंगे। फिर हम 3 लाइफ साइकिल पैटर्न्स को एक एक करके फोड़ेंगे और आखिर में वो एग्जाम स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे जो रैंक दिलाते हैं। तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला खिलाड़ी है गैमीटोफाइट, हिंदी में युग्मक उद्भिद। याद रखो, G से गैमीटोफाइट, G से गैमीट्स। ये प्लांट की हैप्लॉइड यानी N वाली बॉडी होती हैं और इसका सिर्फ एक ही काम है, गैमीट्स बनाना। और यहां पर सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? ये गैमीट माइटोसिस से बनाता है, मियोसिस से नहीं। क्यों? अरे क्योंकि ये खुद पहले से ही हैप्लॉइड N है। और ये है हमारा दूसरा खिलाड़ी, स्पोरोफाइट यानी बीजाणु उद्भिद। S से स्पोरोफाइट, S से स्पोर्स। ये प्लांट की डिप्लॉइड मतलब 2N वाली बॉडी है। इसका काम है स्पोर्स बनाना।
और क्योंकि ये 2n है तो n स्पोर्स बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, मियोसिस। तो स्पोरोफाइट मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। अब देखो, इस स्लाइड पर जो है ना, वो इस पूरे चैप्टर की आत्मा है। गैमीटोफाइट हैप्लॉइड n है और माइटोसिस से गैमीट्स बनाता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड 2n है और मियोसिस से स्पोर्स बनाता है। ये माइटोसिस और मियोसिस वाला पॉइंट एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इसको दिमाग में चिपका लो। जनरली जो छोटे मोटे लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें गैमीटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है और जो बड़े एडवांस्ड हायर प्लांट्स होते हैं उनमें स्पोरोफाइट मेन बॉडी होता है। तो चलिए पेश है हमारा पहला पैटर्न, द हैप्लॉन्टिक साइकिल। यहां पर असली हीरो, असली बाहुबली कौन है? गैमीटोफाइट n। पूरी लाइफ साइकिल में इसी का दबदबा रहता है, इसी की चलती है। अब इस एनसीईआरटी के डायग्राम को देखो, कितना सिंपल है। देखो, डोमिनेंट स्टेज कौन सी है? गैमीटोफाइट n। ये गैमीट्स n बनाती है, गैमीट्स फ्यूज होके जाइगोट 2n बनाते हैं और बस कहानी में ट्विस्ट यही है। ये 2n वाला जाइगोट ज्यादा देर टिकता ही नहीं, ये तुरंत मियोसिस करके वापस हैप्लॉइड n स्पोर्स बना देता है और वो स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर से गैमीटोफाइट n बना देते हैं। मतलब स्पोरोफाइट 2n स्टेज सिर्फ एक सिंगल सेल यानी जाइगोट तक ही सीमित है। तो एनसीईआरटी की भाषा में की पॉइंट्स क्या हुए? डोमिनेंट फेज है गैमेटोफाइट n, ये फ्री लिविंग यानी आजाद है और फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन कौन है? सिर्फ और सिर्फ वन सेल जाइगोट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। और मियोसिस कहाँ होता है? जाइगोट में। जाइगोटिक मियोसिस, ये कीवर्ड है यहाँ का। और ये आ गया 5 स्टार वाला पॉइंट, वार्निंग, नीट पॉइंट है। यहीं से एमसीक्यू बनेगा। सीधा सीधा सवाल आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? एग्जाम्पल्स हैं वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लैमिडोमोनास की कुछ स्पीशीज। एनसीईआरटी कहती है अधिकांश शैवाल, मतलब मोस्ट ऑफ द एल्गी। अब इन एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखें? अरे उसके लिए ट्रिक है ना, बस याद रखो वेरी सिंपल चॉइस। V से वॉल्वॉक्स, S से स्पाइरोगायरा और C से क्लैमिडोमोनास। हो गया ना आसान, अब इसको भूल कर दिखाओ। चलो अब आते हैं पैटर्न नंबर 2 पर, द डिप्लॉन्टिक साइकिल। ये हैप्लॉन्टिक का एकदम उल्टा है। यहाँ पर असली सुपरस्टार, असली किंग खान हमारा स्पोरोफाइट 2n है। इस डायग्राम को देखें, यहाँ मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट 2n। इसमें मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं जो एक बहुत ही रिड्यूस्ड कुछ कोशिकीय गैमीटोफाइट के अंदर होते हैं। गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट 2n बनता है जो डेवलप होकर वापस मेन स्पोरोफाइटिक 2n प्लांट बॉडी बना देता है। मतलब गैमीटोफाइट स्टेज यहाँ बस नाम मात्र की है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से की फीचर्स क्या हैं? डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट 2n जो फोटोसिंथेटिक और इंडिपेंडेंट है। मतलब हमारे आसपास जो भी बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखते हैं ना, वो सब स्पोरोफाइट हैं। और गैमीटोफाइट वो बेचारा सिंगल टू फ्यू सेल्ड, बहुत ही छोटा होता है। ये पैटर्न सारे बीज वाले पौधे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स तो क्लियर हैं, सारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। लेकिन यहां एक सुपर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। पिन, CU80 वालों और नीट वालों कान खोलकर सुनो। फ्यूकस एक एल्गा है, एक शैवाल है, लेकिन फिर भी ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। ये वो क्लासिक एक्सेप्शन है जिस पर एग्जामिनर का दिल आ जाता है। और अब आ गया तीसरा और आखिरी पैटर्न, द हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल। इसका फंडा सिंपल है, ये 50-50 की पार्टनरशिप है। यहां कोई एक हीरो नहीं है, दोनों स्टेजेस की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इस डायग्राम में देखो, यहां गैमेटोफाइट n भी मल्टीसेल्युलर है और स्पोरोफाइट 2n भी मल्टीसेल्युलर है। दोनों स्टेजेस वेल डेवलप्ड होती हैं। लाइफ साइकिल इन दोनों के बीच ऑल्टरनेट करती रहती है। एनसीईआरटी की भाषा में ये मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कंडीशन है। अब इस पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। दोनों स्टेजेस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट मल्टीसेल्युलर हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन है ये ग्रुप पर डिपेंड करता है। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट n होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज फ्री लिविंग स्पोरोफाइट 2n होता है। एग्जाम में यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना। और इसके सुपरस्टार एग्जाम्पल्स कौन हैं? हमारे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। तो अगर एग्जाम में ब्रायोफाइट या टेरिडोफाइट दिखे तो सीधा सीधा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पर टिक कर देना। चलो दोस्तों, अब आता है रैंक बूस्टर राउंड।
ये वो सेक्शन है जो एक टॉपर को एवरेज स्टूडेंट से अलग करता है। यहाँ हम बात करेंगे एनसीईआरटी के उन हिडन जेम्स, उन एक्सेप्शंस की, जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। ये टेबल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। जनरल रूल क्या है? ज्यादातर एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस देखो। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प्स, ये एल्गी होकर भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। और फ्यूकस, जैसा हमने पहले पढ़ा, एल्गी होकर भी डिप्लॉन्टिक है। ये तीनों नाम एनसीईआरटी में दिए हैं और नीट के लिए गोल्ड माइन है। चलो अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। जो कुछ भी पढ़ा है उसे 1 मिनट में समेट लेते हैं। पूरा फोकस स्क्रीन पर। तो क्या सीखा हमने? हैप्लॉन्टिक में राजा है गैमीटोफाइट एन, एग्जाम्पल्स वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा। डिप्लॉन्टिक में राजा है स्पोरोफाइट 2n, एग्जाम्पल्स जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और फ्यूकस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में है 50-50 की पार्टनरशिप, एग्जाम्पल्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। और एल्गी के एक्सेप्शंस तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। तो बताओ, इस सब के बाद प्लांट लाइफ साइकिल्स में कोई कंफ्यूजन बचा क्या? मुझे तो नहीं लगता। हमने कॉन्सेप्ट भी समझा, एनसीईआरटी की लाइंस भी देखी, डायग्राम्स भी समझे और एग्जाम के हॉटस्पॉट्स भी मार्क कर लिए। बस इसी तरह पढ़ते रहो, फोकस बनाए रखो। एनसीईआरटी अब अपनी मुट्ठी में है। तैयार हो जाओ प्लांट किंगडम नाम के इस मिशन को फतह करने के लिए। मुझे पता है ये चैप्टर थोड़ा डरावना लगता है, पर आज हम इसे मिलकर इतना आसान बना देंगे कि मजा आ जाएगा। अरे सच सच बताओ, इसका नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है ना, टेंशन। बीपी हाई हो जाता है, नींद आने लगती है। इतने सारे डिविजन्स, इतने मुश्किल नाम और उससे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स। सच में ये चैप्टर कम और एक टेंशन का पैकेट ज्यादा लगता है। लेकिन फिकर नॉट, आज इसी टेंशन को हम लोग अपने टॉप स्कोर में बदलने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम एक गेम की तरह खेलेंगे और मिलकर जीतेंगे। आज के बाद प्लांट किंगडम से डर नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलो इस खेल में सीधे कूद पड़ते हैं। स्क्रीन पर है हमारा गेम मैप। हम लेवल बाय लेवल आगे बढ़ेंगे और एक एक करके पूरे प्लांट किंगडम को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो क्या सारे खिलाड़ी तैयार हैं? लेट्स बिगिन। तो हमारे गेम का लेवल 1 है शैवाल यानी एल्गी, पानी के असली खिलाड़ी। एनसीईआरटी क्या कहता है? ये क्लोरोफिल युक्त सरल, थैला, स्वपोषी और ज्यादातर जलीय जीव हैं। मतलब ये सबसे बेसिक, सबसे सिंपल प्लांट्स हैं जहां से कहानी शुरू होती है। अब जरा स्क्रीन पर देखो, ये स्लाइड नहीं है, ये है 4 नंबर का सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। ध्यान दो, क्लोरोफाइसी मतलब हरे शैवाल के रूप में, फिर है फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल। पिगमेंट्स हैं ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, और खाना है मैनेटॉल और लैमिनारिन। और आखिर में रोडोफाइसी लाल शैवाल, पिगमेंट्स हैं ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन, और स्टोर्ड फूड है फ्लोरिडियन स्टार्च। इसको तो रट ही लो। चलो लेवल अप। अब आ गए हैं हम लेवल 2 पर, ब्रायोफाइट्स। इन्हें प्लांट किंगडम का उभयचर या एम्फीबियन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे पहले पौधे थे जिन्होंने हिम्मत करके मिट्टी पर उगना शुरू तो किया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आज भी पानी पर ही निर्भर हैं। मतलब जमीन पर घर तो ले लिया, पर स्विमिंग पूल के बिना काम नहीं चलता। यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखनी है। एग्जाम में यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो मेन पौधा दिखता है ना, वो होता है गैमेटोफाइट, जो कि अगुणित यानी हैप्लॉइड एन होता है। याद रखना, इनका शरीर थैलस जैसा होता है और इनमें असली जड़, तना या पत्तियां नहीं होती। जड़ जैसी चीज को मूलाब या राइजॉइड्स कहते हैं। इनके मेल सेक्स ऑर्गन को पुंधानी और फीमेल को स्त्रीधानी कहते हैं। सिंपल? क्या बात है। अब आता है लेवल 3, जहां पौधों को मिलते हैं जबरदस्त अपग्रेड्स, नई नई पावर्स। यहां हम मिलेंगे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स से, जो जमीन के असली योद्धा बनने की तैयारी में है। और ये देखो, स्क्रीन पर है एक बहुत बड़ा बदलाव। ये है एग्जामिनर का फेवरेट कंफ्यूजन पॉइंट। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। लेकिन टेरिडोफाइट्स में कहानी पलट गई। यहां मेन प्लांट बॉडी बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड बन जाती है। ये इवोल्यूशन का गेम चेंजर था। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर दिमाग में छाप लो। तो टेरिडोफाइट्स की सुपर पावर क्या थी? इनकी सबसे बड़ी पावर थी संवहन ऊतकों यानी वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट। ये पहले ऐसे जमीनी पौधे थे जिनमें ये टिश्यूज थे। इसी वजह से ये लंबे हो सके और जमीन पर ज्यादा सक्सेसफुल हुए। इनमें असली जड़,
तना और पत्तियां भी थीं। लेकिन हाँ, एक कमी थी, इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म पर। जिम्नो का मतलब है नग्न और स्पर्म का मतलब है बीज, तो ये हो गए नग्न बीजी पौधे। इनके बीजांड या ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से ढके नहीं होते। मतलब जिम्नोस्पर्म ने बीज तो बना लिया पर उस पर कवर लगाना भूल गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम लोग नोट्स तो बना लेते हो पर रिवीजन करना भूल जाते हो। और अब ड्रम रोल प्लीज, बारी है हमारे गेम के फाइनल बॉस की, एंजियोस्पर्म्स यानी पुष्पी पादप। ये हैं प्लांट किंगडम के असली किंग, निर्विवाद स्वामी, सबसे एडवांस्ड, सबसे सफल पौधे जिन्होंने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। तो इनकी अल्टीमेट सुपर पावर क्या है? वो है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर है। पेन CUET स्टूडेंट्स इसे ध्यान से नोट करें। होता क्या है, पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट्स आते हैं। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, इसे कहते हैं सिंगैमी। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को मिला के ही हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत बढ़िया, हमने सारे लेवल्स पार कर लिए हैं। अब वक्त है इस गेम के चीट कोड्स को समझने का, यानी इन पौधों के लाइफ साइकिल के पैटर्न को। ये एक चक्रव्यूह जैसा लग सकता है, पर चिंता मत करो, हम इसे भी तोड़ देंगे। पहला और सबसे सिंपल पैटर्न है अगुणितक या हैप्लॉन्टिक। इसमें डोमिनेंट स्टेज होती है गैमीटोफाइट, हैप्लॉइड, मतलब पौधे की ज्यादातर जिंदगी हैप्लॉइड स्टेज में ही निकल जाती है। स्पोरोफाइट बेचारा बस एक सेल वाले जाइगोट तक ही सीमित है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ज्यादातर शैवाल। अगला है द्विगुणितक या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो उसका ठीक उल्टा है। इसमें डोमिनेंट स्टेज होती है बीजाणुद्भेद यानी स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। हमारे फाइनल बॉस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसी टीम में हैं। यहां पर गैमेटोफाइट स्टेज बहुत ही छोटी और बेचारी सी होती है। और ये आ गया एग्जामिनर का सबसे फेवरेट सवाल, नीट पॉइंट अलर्ट। वैसे तो ज्यादातर शैवाल हैप्लॉन्टिक होते हैं, लेकिन फ्यूकस जो एक भूरा शैवाल है उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। NCERT का ये वाला अपवाद सीधे सीधे MCQ बनकर टपकता है, इसे अभी के अभी स्टार मार्क कर लो। और आखिर में आता है अगुणितक द्विगुणितक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये एक बीच का रास्ता है। इसमें गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही मल्टीसेलुलर होते हैं और अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। हमारे लेवल 2 और 3 के खिलाड़ी यानी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, कुछ शैवाल जैसे एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया भी। तो मिशन पूरा हुआ। चलो एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। रेडी? शैवाल सिंपल पानी वाले, ब्रायोफाइट्स उभयचर गैमेटोफाइट डोमिनेंट, टेरिडोफाइट्स पहले वैस्कुलर पौधे स्पोरोफाइट डोमिनेंट, जिम्नोस्पर्म नग्न बीज, एंजियोस्पर्म फूल फल और डबल फर्टिलाइजेशन। बूम, सब कुछ दिमाग में सेट। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जमीन को जीतने के लिए सबसे बड़ा इवोल्यूशनरी अपग्रेड क्या था? वैस्कुलर टिश्यू का बनना या बीज का बनना? इस पर सोचना जरूर। सबने बहुत अच्छा खेला। इस चैप्टर का डर अब खत्म हो चुका है। अब बस रिवीजन करना है और फिर एग्जाम फोड़ देंगे। ऑल द बेस्ट।